हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है वो पीसीएस मंत्रा द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और ये टेस्ट नंबर 11 है, जिसके अंतर्गत हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो की महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाता है, जहां से आप लोग डाउनलोड करके और प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, करंट अफेयर का जैसा कि आप लोगों से कहा गया था कि करंट अफेयर के एमसीक्यू भी मंथली वाइज जो है कराए जाएंगे, जिसके अंतर्गत पिछले जो 6 महीने के करंट अफेयर को कवर किया जाएगा। मतलब कि सितंबर अगस्त से लेकर के जनवरी तक के करंट अफेयर को कवर किया जाएगा, जिससे कि करंट अफेयर वाला सेक्शन भी आप लोगों का तैयार हो जाए। तो वो वीडियो भी आज अपलोड किया जाएगा। और उसके साथ साथ जो सेकेंड पेपर हिंदी का है, वो भी आज से जो है ध्येय आईएएस के प्रैक्टिस सेट जो आए हैं हिंदी के सेकेंड पेपर के, उसे सॉल्व कराया जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ बस बने रहिए। जो भी अच्छे प्रैक्टिस सेट्स हैं उन सबको प्रॉपर अच्छे से कवर कराया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। पर्यावरण के अंतर्गत शामिल किया जाता है किसी जीव के चारों ओर की भौतिक दशाओं को, किसी जीव के चारों ओर की जैविक दशाओं को, जीवों की परस्पर अंतः क्रियाओं को, या उपयुक्त में से सभी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो आया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत इसके अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाओं तथा उनके साथ अंतः क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। मूल रूप से पर्यावरण के कितने प्रकार के संघटक होते हैं? 2, 3, 5 या फिर 4? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। मूल रूप से पर्यावरण के 4 संघटक होते हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो वो जैसे पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि होता है, जिसकी रचना जैविक और अजैविक तत्वों की परस्पर क्रियाशील अंतः क्रिया के परिणामस्वरूप इनकी रचना होती है। और इनकी अगर हम बात करें तो जैविक घटक, जिसके अंतर्गत मनुष्य, पेड़ पौधे, मतलब वे जंतुएं हैं जो जीवित प्राणी हैं या फिर से जो मतलब जिंदा हैं, चाहे वो मनुष्य हो, पेड़ पौधे हों, पशु पक्षी हों। दूसरा जो अजैविक या भौतिक घटक के अंतर्गत आता है, जैसे स्थल, वायु, जल, ये सभी जो है अजैविक या भौतिक घटक के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा जो है ऊर्जा घटक, जिसके अंतर्गत जैसे सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ऊर्जा के रूपों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 4। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता को क्या कहा जाता है? संपूर्ण विकास, पीढ़ीगत विकास, धारणी विकास या फिर संवेदनशील विकास? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धारणी विकास, या जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। यह प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता है, जिसका तात्पर्य यह है कि वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों का दोहन उस आधार पर किया जाए कि यह वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ भविष्य की पीढ़ी के लिए भी इसे संरक्षित रखा जाए। ठीक है, मतलब प्रकृति में इतना हस्तक्षेप न किया जाए जिससे कि वह अपना अस्तित्व ही खो दे। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, धारणी विकास, या इसे ही हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल विकास। सतत विकास के लिए आवश्यक तत्व क्या हैं? जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण या फिर उपयुक्त में से सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सतत विकास के लिए इन सभी का नियंत्रण आवश्यक है, चाहे वो जैव विविधता हो, प्रदूषण पर नियंत्रण करना हो, फिर जनसंख्या का नियंत्रण करना हो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। चर्चित आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट का प्रकाशन कब किया गया था? 1987, 1990, 1992 या फिर 1997? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 1987 ईस्वी में आवर कॉमन फ्यूचर नामक जो है रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया था। और इसका जो प्रकाशन किया गया था वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, डब्ल्यू सी ई डी द्वारा इसका प्रकाशन 1987 ईस्वी में 1987 ईस्वी में किया गया था। और जिसे ब्रेटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, इसी को ही हम लोग ब्रेटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1987। नेक्स्ट देखिए। पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक संघटकों को मिलाने पर क्या बनता है? इकोटोन बायोम,
पारिस्थितिकी कर्मता या फिर सांस्कृतिक पर्यावरण। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या बनता है? बायो। इकोटोन क्या होता है? इकोटोन जो है दो विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे इकोटोन हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर। और पारिस्थितिकी कर्मता की अगर हम बात करें, जहाँ पे एक जीव या कह सकते हैं कि एक जानवर अपनी सभी क्रियाओं को पूरा करता है, ठीक है, उस क्षेत्र को पारिस्थितिकी कर्मता कहते हैं। तो सही आंसर इसका क्या है? ऑप्शन बी, बायो। जल के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते रहने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण, संघनन, जल चक्रण या उपयुक्त में से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसे जल चक्रण कहा जाता है। पर्यावरण में पाए जाने वाले जीव होते हैं केवल स्वपोषी, केवल परपोषी, दोनों, स्वपोषी एवं परपोषी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। पर्यावरण में जो जीव पाए जाते हैं वह स्वपोषी और परपोषी दोनों प्रकार के जीव जो है पर्यावरण में पाए जाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूक्ष्म जीवों को वियोजक भी कहा जाता है। सूक्ष्म जीव के अंतर्गत सूक्ष्म जीवाणु तथा कवक इत्यादि को शामिल किया जाता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प जो है वो सही हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों की ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? पृथ्वी, सूर्य, समुद्र या फिर वायु। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों की ऊर्जा का जो अंतिम स्रोत होता है वह सूर्य होता है। ऑप्शन बी सही है, सूर्य। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बायोम में पौधे एवं जंतु दोनों शामिल किए जाते हैं। बायोम में जंतुओं का प्रभुत्व अधिक होता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। बायोम में पौधे एवं जंतु दोनों पाए जाते हैं, लेकिन बायोम में जंतुओं का नहीं बल्कि जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, उनका जो प्रभुत्व है वो अधिक होता है। प्राथमिक उत्पादक जो है, ठीक है, प्राथमिक उत्पादक जो हैं इनकी संख्या जो है प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होगी। प्राथमिक उपभोक्ता जो है इनकी संख्या जो द्वितीयक उपभोक्ता है इनसे अधिक होगी। यह क्रम जो है ऐसे घटता जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत। बायोम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बायोम में जीव तथा वनस्पति सामंजस्यपूर्ण अवस्था में रहते हैं। इसमें जीवों व वनस्पतियों के बीच अंतर संबंध विद्यमान होता है। दो बायोमों के बीच एक संक्रमण क्षेत्र उपस्थित होता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, ऑप्शन डी सही है, तीनों आपका सही है। दो बायोमों के बीच जो संक्रमण क्षेत्र पाया जाता है इसको ही इकोटोन कहा जाता है। ठीक है, इसे ही इकोटोन कहते हैं हम लोग। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। मरुस्थलीय बायोम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनका विस्तार दोनों गोलार्धों के उच्च अक्षांशों में पाया जाता है। यहाँ तापमान अत्यंत अधिक पाया जाता है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा जो है 20 सेंटीमीटर से कम होती है। यहाँ पौधों और एवं घटकों का अभाव होता है। पौधों और घटकों का अभाव होता है। आपको बताना है मरुस्थलीय बायोम के बारे में कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इनका विस्तार दोनों गोलार्धों के उच्च अक्षांशों में पाया जाता है, यह गलत है। देखिए, मरुस्थलीय बायोम का जो विस्तार है वह दोनों गोलार्धों में मध्य अक्षांशों पे पाया जाता है, न कि जो है उच्च अक्षांशों पे। तो पहला जो है वो गलत है। अन्य तीनों विकल्प जो है मरुस्थलीय बायोम के बारे में सही है। जैसे यहाँ जो तापमान है वह तापांतर अत्यधिक पाया जाता है, जिसका तात्पर्य क्या है कि दिन के समय में यहाँ तापमान अधिक और रात के समय में तापमान न्यूनतम हो जाता है। ठीक है, और यह औसत वार्षिक वर्षा 20 सेंटीमीटर से कम होती है, यह भी सही है। और यहाँ पौधों एवं घटकों का अभाव पाया जाता है, यह भी सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पहला गलत है। इसका जो विस्तार है मरुस्थलीय बायोम का, इसका विस्तार आपको दोनों गोलार्धों में मध्य अक्षांशों में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वॉल्यूम सबसे अधिक जैव विविधता वाला बायोम है? मरुस्थलीय घास, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन या फिर टुंड्रा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में बायोम जो है अधिक देखने को मिलता है। यहाँ पे जैव विविधता अधिक पाई जाती है और इसका जो विस्तार है वह विषुवत रेखा के पास से 10 नॉर्थ से लेकर के 10 साउथ, मतलब विषुवत रेखा से 10 डिग्री उत्तरी और विषुवत रेखा से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच वाले क्षेत्र को हम उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन बायोम के नाम से जानते हैं, जहाँ पर जो विविधता है वह अन्य अन्य कटिबंधों की अपेक्षा उच्च पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। दोनों पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है?
पारिस्थितिक कर्मता, आवास, इकोटोन या फिर इकोव्रीज। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दो पारिस्थितिक तंत्र के बीच के संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन पाया जाता है। और इकोटोन वाला जो क्षेत्र होता है यहाँ पर जैव विविधता अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि यह आपका मान लीजिए इकोटोन हो गया, यह जो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र हो गया, यह जलीय पारिस्थितिक तंत्र हो गया। यहाँ पे जो विविधता पाई जाएगी वहाँ पे इसकी भी विविधता पाई जाएगी और इसकी भी, मतलब स्थलीय और जलीय दोनों की विविधता पाई जाएगी। तो यहाँ पे जो इकोटोन वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पर जो विविधता है वह अत्यधिक पाई जाती है अन्य क्षेत्रों की तुलना में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पर्यावरण सुरक्षा, पारिस्थितिकी संतुलन, आर्थिक दक्षता, उपयुक्त में से किसे सतत विकास के संदर्भ में 3E में शामिल किया जाता है? केवल एक, केवल एक दो और तीन, या फिर दो और तीन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तीनों विकल्प जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास हेतु किया जाने वाला उपाय नहीं है? सामाजिक वानिकी, सस्य क्रय, सस्य कृषि विकास या फिर रेत खनन। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रेत खनन। रेत खनन जो है यह प्रकृति या पर्यावरण को हानि पहुंचाता है, तो यह इसका उपयोग जो है सतत विकास के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, जबकि सामाजिक वानिकी, सस्य क्रय और सस्य कृषि यह जो है सतत विकास के लिए उपयोगी होता है, लेकिन रेत खनन जो है यह सतत विकास को हतोत्साहित करता है, न कि प्रोत्साहित करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। संयुक्त राष्ट्र के एजेंडा 2030 में कितने विकास लक्ष्यों को शामिल किया गया है? 14, 15, 17 या फिर 21। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें जो है टोटल 17 जो SDG गोल हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वह टोटल 17 हैं जिसे प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी 17। और इसे कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। मानव के पर्यावास के साथ संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमि उपयोग में परिवर्तन, वायु प्रदूषण, ओजोन क्षरण। उपयुक्त में से कौन से मानव के पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव है? 1, 2, 2, 3। 1, 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प जो है वो सही हैं। ऑप्शन डी सही है। जल, स्थल तथा वायु एवं इनके उप संघटक कहे जाते हैं जैविक संघटक, अजैविक संघटक, ऊर्जा संघटक या फिर बाहरी संघटक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इसे अजैविक संघटक के रूप में जाना जाता है या नाम से जाना जाता है। देखिए, पर्यावरण में उपस्थित जल, स्थल, वायु और इनके उप संघटकों को सम्मिलित रूप से अजैविक संघटक के नाम से जाना, जैसा कि पहले दूसरे क्वेश्चन में हम लोग ये डिस्कस किए हैं कि यह अजैविक घटक हैं जिनके अंतर्गत हम लोग स्थल, जल, वायु इन सभी जो घटक हैं इनको शामिल किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, और इन्हें ही भौतिक घटक भी कहा जाता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सुपोषण की प्रक्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? जल निकायों में पोषण पदार्थों में वृद्धि, जल निकायों में पोषक पदार्थों की कमी, जल निकायों में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। जल निकायों में पोषक पदार्थों में वृद्धि की क्रिया को हम सुपोषण कहते हैं। और इससे क्या होता है, जैसे जो स्थलीय क्षेत्रों से खाद वगैरह हो गया, यूरिया जो हम लोग खेत में सिंचाई में उपयोग करते हैं कृषि कार्य में, वह बह करके या किसी भी माध्यम से समुद्र में या फिर नदी में जाते हैं। इससे क्या होता है कि वहाँ पे जो पोषक पदार्थ हैं उनकी मात्रा अधिक हो जाती है, और पोषक पदार्थों की मात्रा अधिक होने से जलीय क्षेत्रों में जो खरपतवार होते हैं उनकी वृद्धि बहुत ज़्यादा हो जाती है। और उनकी जब वृद्धि होती है तो वह क्या करते हैं, वह ऑक्सीजन को अधिक से अधिक मात्रा में पानी से क्या करते हैं, सोखते हैं, या कह सकते हैं कि ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। और इससे क्या होता है कि नदी या जो जलीय क्षेत्र है वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की जब कमी होती है तो वहाँ के जो जलीय जीव हैं वह मरने लगते हैं। और मरते क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, सुपोषण कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुपोषण निम्नलिखित में से कौन सा सुपोषण का स्पष्ट प्रभाव नहीं है? शैवालों की संख्या में वृद्धि, प्रजाति विविधता में वृद्धि, जल प्रदूषण या फिर मछलियों की मृत्यु। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रजातियों विविधता में वृद्धि। यह गलत है, अन्य सभी आपके सही हैं। शैवालों की संख्या में वृद्धि, इससे क्या है, शैवालों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जिससे जो है वो ऑक्सीजन का अधिक से अधिक उपयोग करते हैं। जल प्रदूषण होता है, और जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो मछलियों की मृत्यु होने लगती है। तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जो गलत है।
नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जरूर लाइक कर दीजिए। प्रवालों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्हें समुद्री परितंत्र में की स्टोन प्रजाति माना जाता है। प्रवाल जुक्सेन थैले नामक शैवालों के साथ सहोपकारिता करते हैं। प्रवाल विरंजन का सबसे प्रमुख कारण है ग्लोबल वार्मिंग। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, 1 2 2 3, 1 3 या फिर 1 2 और 3। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प जो है वो सही है। की स्टोन प्रजाति किसे कहते हैं? की स्टोन प्रजाति वे होते हैं जिनकी संख्या जो है किसी भी पारिस्थितिक क्षेत्र में या फिर पर्यावरण में कम होती है, लेकिन इनका जो योगदान होता है वह अधिक होता है। जैसे यहाँ पे चीता शेर जो हो गए, यह की स्टोन प्रजाति हैं, ठीक है। और यह क्या करते हैं, पर्यावरण या कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी संतुलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के जीवों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? या प्रायः रात्रिचर होते हैं, या लंबी टांगों वाले होते हैं, या बहुत धीमे वाले होते हैं, या गाढ़े मूत्र का उत्सर्जन करते हैं। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, सॉरी कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, या बहुत धीमी गति वाले होते हैं, यह गलत है। देखिए पारिस्थितिकी के तंत्र के जीव दिन में सूर्य की रोशनी में बचने के लिए प्रायः रात में जो है अधिक सक्रिय होते हैं, और ये लंबी टांगों वाले और तेज दौड़ने वाले होते हैं, ठीक है। यह बहुत धीमी नहीं बल्कि बहुत तेज दौड़ते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित अक्षांशों से उच्च अक्षांश निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ जाने पर किस पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता में कमी आती है? जैव विविधता में कमी आती है, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैव विविधता और उत्पादकता दोनों में कमी। जैसे हम निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे जैव विविधता हमको कम देखने को मिलेगी, और जैसे जैव विविधता कम देखने को मिलेगी वैसे ही हम लोगों को उत्पादकता भी कम देखने को मिलेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, पारिस्थितिक तंत्र के क्रियात्मक समूहों के तत्व हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या उपयुक्त में से सभी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। ये सभी जो है पारिस्थितिक तंत्र के क्रियात्मक समूह के तत्व होते हैं, चाहे वो उत्पादक हो, उपभोक्ता हो या फिर अपघटनकर्ता हो। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधनों एवं जीवित जीवों का समूह है। पारिस्थितिकी तंत्र का तात्पर्य पौधों के समूह, जीव एवं उनके अपशिष्ट पोषक तत्वों व भोजन के प्रवाह तथा किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा के एक स्तर से दूसरे स्तर तक प्रवाह से है। एजी टॉन्सले ने सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र को परिभाषित किया था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। देखिए अगर हम बात करें इसमें, एजी टॉन्सले ने सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र को परिभाषित किया था। उनके अनुसार संपूर्ण प्रणाली जिसमें न केवल जीव का संकुल शामिल है बल्कि भौतिक घटकों जैसे पर्यावरण का संकुल भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? 1 2 3 या फिर 4? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। पारिस्थितिकी पिरामिड जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है संख्या पिरामिड, एक होता है जैवभार पिरामिड और एक होता है ऊर्जा पिरामिड। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, पारिस्थितिकी पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मूल प्रजातियां वे प्रजातियां होती हैं जो क्रमिक विकास, पारिस्थितिकी तंत्र के विकास, पारिस्थितिकीय संतुलन तथा स्थिरता के निर्माण में मुख्य रूप से योगदान देती हैं। फ्लैगशिप प्रजाति उन पौधों एवं जंतुओं को कहा जाता है जो लोगों के मध्य लोकप्रिय हैं तथा लोगों का ध्यान अपने संरक्षण एवं आवास की सुरक्षा हेतु आकृष्ट करती हैं। सूचक प्रजाति उन प्रजातियों को कहते हैं जो भू जलवायु एवं पर्यावरणीय परिवर्तन से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। सूचक प्रजाति के अंतर्गत हम लोग लाइकेन को शामिल कर सकते हैं, जो जैसे वायु प्रदूषण बढ़ता है वैसे वो विलुप्त हो जाता है। कह सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ पे लाइकेन देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समान पर्यावरणीय स्थिति एवं पादप समुदाय वाले आवास को बायोटोप की संज्ञा दी जाती है। जीव द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र में निभाई गई क्रियात्मक भूमिका को हम इकोटोन कहते हैं। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है।
देखिए, समान पर्यावरणीय स्थिति एवं पादप समुदाय वाले आवास को बायोटोप की संज्ञा दी जाती है, जैसे मैंग्रोव हो गया। ठीक है। और जीवों द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र में निभाई गई क्रियात्मक भूमिका को हम पारिस्थितिकी कर्मता कहते हैं। ठीक है। न कि जैसा कि ऊपर डिस्कस किया गया है, उसे पारिस्थितिकी कर्मता कर्मता कहते हैं। जहाँ पे कोई एक जीव अपनी सभी दैनिक आवश्यकताओं क्रियाओं को पूरा करता है, उसे जो है क्या कहते हैं, उसे हम लोग पारिस्थितिकी कर्मता कहते हैं। जैसे अगर इसमें हम कुत्ते का एग्जाम्पल लें, तो कुत्ता जिस क्षेत्र में रहता है वहाँ पे अपनी एक टेरिटरी क्रिएट करता है। ठीक है। जहाँ पे वो क्या कहता है, अब देखते होंगे कि कुत्ता हर जगह नहीं, कहीं जहाँ जा कर के वो सूंघता है, फिर वहाँ पे जा कर के वो बाथरूम करता है। और वह उससे क्या है कि अपनी जो भूमि, अपनी टेरिटरी जो है, उसको इंडिकेट करता है कि यहाँ तक जो है यह अपनी दैनिक क्रियाओं को पूरा करने के लिए अधिकतम दूरी तय करता है। और यहाँ तक क्या करता है कि वह अपने भोजन के लिए या फिर किसी भी उद्देश्य के लिए वह यहाँ तक इन टेरिटरी के चारों तरफ घूमता है, उसके बाहर नहीं जाता है। और यह पूरी टेरिटरी उसकी क्या कहलाती है, वो उसकी पारिस्थितिकी कर्मता कहलाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, पारिस्थितिकी में पौधों और वार्षिक चक्र को कितने मूल चरणों में विभाजित किया गया है, 2, 3, 4 या फिर 6? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इसे 6 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुदाय अनुक्रमण किसी क्षेत्र विशेष में समुदायों का व्यवस्थित प्रगतिशील प्रतिस्थापन है। इसकी जो परिभाषा है वह क्लीमेंट द्वारा दी गई थी। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी। दोनों विकल्प जो है वो सही हैं। और क्लीमेंट द्वारा इसकी जो परिभाषा दी गई थी 1916 ईस्वी में, इसकी परिभाषा क्लीमेंट द्वारा दी गई थी। यह भी आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? अनुकूलन पर्यावरण स्थिति में जीवों की अधिकतम प्रजनन क्षमता जैविक क्षमता कहलाती है। किसी एक प्रकार की प्रजाति के जीवों का समूह जो एक निश्चित स्थान में एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया, प्रजनन एवं आनुवांशिक सूचना का आदान प्रदान करता है, व्यष्टि कहलाता है। किसी निश्चित स्थान में रहने वाले समष्टि के आकार को समष्टि घनत्व कहते हैं। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। बी जो है वह गलत है। देखिए, समष्टि की अगर हम बात करें, समष्टि को छोटे समूहों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे डीम हो गया, स्थानीय समष्टि कहलाते हैं। पारिस्थितिकी संसाधनों हेतु मानव की जो मांग है और पृथ्वी द्वारा इसे पूरा करने की क्षमता के मध्य अंतराल को समष्टि उत्क्षेप कहा जाता है। ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बी जो है वो गलत है, अन्य विकल्प सही है। सागरीय बायोम में आवास की स्थिति के आधार पर जलीय जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2, 3, 5 या फिर 4? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, इसे 3 भागों में बांटा गया है। एक, तरणक जिसे नेक्टन कहा जाता है, प्लवक जिसे प्लैंकटन, और नीतल जीव समूह जिसे बेंथस कहा जाता है, जो जलीय भाग में निचले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, उन्हें बेंथस जीव कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। विषुवतीय वर्षावन पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता क्या है? गर्म एवं आर्द्र जलवायु, वृक्ष प्रजातियों की विविधता, चौड़ी पत्तियां एवं लंबे पेड़, विविधतापूर्ण जंगली जीवन, अकशेरुकी जीवों एवं कीटों की बहुलता। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी जो विशेषताएं हैं वह विषुवतीय वर्षावन की विशेषताएं हैं। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ईओ विल्सन द्वारा किया गया था। हॉट स्पॉट से आशय उस भौगोलिक क्षेत्र से है जिसकी जैव विविधता को मनुष्य की विभिन्न अनैतिक गतिविधियों के कारण खतरा उत्पन्न हो रहा है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला गलत है, अन्य विकल्प आपके सही हैं। तो इसकी अगर हम बात करें तो हॉट स्पॉट शब्द का जो प्रयोग है वह सर्वप्रथम ईओ विल्सन नहीं, इसका प्रयोग सर्वप्रथम नॉर्मन मायर्स द्वारा सर्वप्रथम हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग किया गया था। और ईओ विल्सन द्वारा सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ईओ विल्सन ने सर्वप्रथम जैव विविधता का प्रयोग किया था। हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नॉर्मन मायर्स ने किया था। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं पश्चिमी यूरोप, आर्द्र भूमियाँ, प्रवाल भित्तियाँ या फिर उष्णकटिबंधीय सागरीय क्षेत्र। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र पश्चिमी यूरोप है। देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले उष्णकटिबंधीय सागरीय क्षेत्र, आर्द्र भूमि एवं प्रवाल भित्तियाँ सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं। मरुस्थलीय प्रदेश में अल्प जैव विविधता और उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवीय प्रदेश में सबसे कम जैव विविधता पाई जाती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसका संबंध जैव विविधता से है? वियना सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कार्टेजोना प्रोटोकॉल या फिर वेसल सम्मेलन? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी,
कार्टेजोना प्रोटोकॉल, इसका संबंध जो है जैव विविधता से है और यह जो है जब प्रभावी हुआ था 2003 में। ठीक है, 2003 में यह प्रभावी हुआ था कार्टेजोना प्रोटोकॉल, जो आपके जैव विविधता से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, कुछ रामसर स्थल दिए गए हैं और राज्य दिया गया, आपको बताना है कौन सा ही सुमिलित नहीं है। आसन, यह पंजाब में है। लोकटक झील है मणिपुर में, और तियो झील है आपके लद्दाख में, तसो झील है यह, और नूर मधवेश्वर है महाराष्ट्र में। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आसन संरक्षण रिजर्व जो है यह उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल है, न कि पंजाब का, तो पहला गलत है। आसन जो रामसर स्थल है यह आपकी उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाढ़, सूखा, ज्वालामुखी एवं भूकंप आदि अनेक ऐसे कारक हैं जो किसी जाति की विलुप्ति के लिए उत्तरदायी साबित होते हैं। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। केवल एक, केवल दो, या इनमें से कोई नहीं, या फिर केवल दो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। देखिए, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई ऐसे कार्य करता है जो जैव विविधता पर बुरा प्रभाव डालता है, जैसे पशुओं का शिकार करना, जंगल में आग लगाना, जंगली लकड़ियाँ काटना, लकड़ी का उपयोग उद्योग धंधों में व्यापक स्तर पर करना। इन सब का प्रभाव प्रदूषण पर पड़ता है और धीरे धीरे जीवों के आवास स्थल में कमी आने लगती है, जो जैव विविधता के पतन का प्रमुख कारण बनता है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। जीन पूल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। हार्लेन एवं डी वेट द्वारा, वेविलोव एवं क्रिस हम्फ्रीज द्वारा, सी ओडम द्वारा, या फिर पॉल विलियम्स द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हार्लेन एवं डी वेट द्वारा इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए। और अनुवांशिक पदार्थों के कुल योग जो होते हैं, जंतु हो गए, जंतु कोशिकाएं, या फिर पेड़ पौधे हो गए, पादप कोशिकाएं हो गए, इनके अनुवांशिक पदार्थों के कुल योग को जीन पूल कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, पेड़ पौधे, पादप, या फिर जो पशु पक्षी हैं, इनके अनुवांशिक पदार्थों के कुल योग को जीन पूल के नाम से जाना जाता है, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग हार्लेन और डी वेट द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए सही है। निम्न में से जैव विविधता के लाभ नहीं है। पौधों और पशुओं के अनेक उत्पाद, 20 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होना, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होना, यह जैव विविधता के लाभ नहीं है। अन्य सभी विकल्प जो है वो सही है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जैव विविधता का मापन किया जाता है अल्फा विविधता से, बीटा, गामा विविधता में से सभी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। जैव विविधता का जो मापन किया जाता है वो अल्फा, बीटा और गामा, इन तीन आधारों पर जो है इनका मापन किया जाता है, जिसमें अल्फा विविधता जो किसी प्रदत्त क्षेत्र में जातीय की कुल संख्या उस क्षेत्र की अल्फा विजेताओं को प्रदर्शित करती है। बीटा विविधता को प्रजाति की संख्या का ज्ञान होता है। ठीक है, तो जो प्रजातियों की विविधता है, जो प्रजातियों की जो जातियों की विविधता है जीव जंतुओं की, वह अल्फा विविधता है, और जो विभिन्न प्रजातियों के बीच विविधता को इंडिकेट करता है वह बीटा विविधता होता है। और इन सामूहिक मतलब अल्फा विविधता, इन दोनों की, अल्फा और बीटा, इन दोनों की सामूहिक विविधताओं का जो इंडिकेशन होता है वह गामा होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, जैसे इसमें अगर हम ये देखें कि व्यक्तिगत स्तर पे जो विविधता का मापन करता है वह अल्फा विविधता है, और सामूहिक स्तर पे जो विविधता का मापन करता है वह बीटा विविधता है, और उन दोनों का जो मापन करता है वह गामा विविधता है। ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। बोलिविया, कारसको नेशनल पार्क, ब्राज़ील, सिर्डोमार स्ट्रीट पार्क, ऑस्ट्रेलिया, सार्क बे, संयुक्त राज्य अमेरिका, काकाडू नेशनल पार्क। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका, काकाडू नेशनल पार्क। काकाडू नेशनल पार्क जो है वह अमेरिका में नहीं बल्कि कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 5 फरवरी को, और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो मनाया जाता है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, न कि 5 फरवरी को। अन्य सभी विकल्प आपके सही हैं। ठीक है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून में है, भारतीय वनस्पति उद्यान है कोलकाता में, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है दिल्ली में। आपको बताना है कौन सही सुमिलित है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है यह दिल्ली में नहीं, यह कहाँ पे है, भोपाल में है।
भोपाल में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की स्थापना 1972 में की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इस संस्था के द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में गोल्डमैन पुरस्कार दिया जाता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। 1 2 2 3, 1 3 या फिर 1 2 और 3। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा गलत है। देखिए यूएनईपी जो है इसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में है और यहाँ पे क्या दिया, मुख्यालय जिनेवा में है, जो कि गलत है। और दूसरा, इसके द्वारा जो है गोल्डमैन पुरस्कार नहीं बल्कि 500 पुरस्कार दिया जाता है। यूएनईपी द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा 500 पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा और तीसरा गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आईपीसीसी, इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। इंट्रा गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु परिवर्तन पर एक अंतर सरकारी कार्यालय है। WNO, वर्ल्ड नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व प्रकृति संस्था, इसकी स्थापना 2014 में। और IWMI, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन, इसकी स्थापना 1985 में की गई थी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान के नाम से भी जाना जाता है। आपको बताना है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। 1 2 2 3, 1 3 या फिर 1 2 और 3। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तीनों जो है, इसमें से जो तीनों दिए गए ना वो सही सुमेलित है। ठीक है, तीनों सही सुमेलित हैं, याद रखिएगा। आईपीसीसी की जो स्थापना 1988 में की गई थी और WNO की स्थापना की गई थी 2014 में और IWMI की स्थापना की गई थी 1985 में। तीनों विकल्प जो है सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987, जोहान्सबर्ग पृथ्वी सम्मेलन 2002, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1998। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। इसका जो आयोजन किया गया था 1992 ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है? टॉयलर पुरस्कार, ग्रीन पांडा पुरस्कार, राइट लेवलीहुड पुरस्कार या फिर एसडेन पुरस्कार। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ग्रीन पांडा पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ संस्था दिया गया है, उसका मुख्यालय, रेड क्रॉस का मुख्यालय है जिनेवा में, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है लंदन में और ह्यूमन राइट्स वॉच का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सभी विकल्प जो है वो सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार भारत सरकार द्वारा इस क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार, GD बिरला पुरस्कार, महावृक्ष पुरस्कार या फिर इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजीव गांधी वन्यजीव पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसके अंतर्गत 1 लाख की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से अम्लीय वर्षा हेतु उत्तरदायी प्राकृतिक स्रोत नहीं है? ज्वालामुखी, जीवाश्म ईंधन से विद्युत उत्पादन, दलदल। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवाश्म ईंधन से विद्युत ऊर्जा, विद्युत उत्पादन। यह जो है अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है, जबकि ज्वालामुखी और दलदलीय क्षेत्र यह दोनों जो है अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है? भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। यह एक सांविधिक निकाय है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसका कार्य पारिस्थितिकी अध्ययन एवं पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करना है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका मुख्यालय दिल्ली में है, यह गलत है। इसकी अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी कब? 1916 में। 1916 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वह कोलकाता में है, न कि दिल्ली में है। कोलकाता में इसका मुख्यालय है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? फ्लाई ऐश मुख्य रूप से कोयला आधारित ताप विद्युत घरों संयंत्रों से उत्पन्न होने वाला सूक्ष्म पाउडर है। इसमें जीवों में श्वसन तंत्र प्रभावित होता है इससे, और यह पौधों की पत्तियों पर जमा होकर प्रकाश संश्लेषण को बाधित करता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प जो है फ्लाई ऐश के बारे में सही है। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च, विश्व घरेलू गौरैया दिवस 21 मार्च। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, विश्व घरेलू गौरैया दिवस जो है यह मनाया जाता है कब? 21 मार्च को नहीं बल्कि 20 मार्च को मनाया जाता है।
20 मार्च को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय वन्यजीव बोर्ड की अध्यक्षता कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री, पर्यावरण मंत्री, भारत के राष्ट्रपति या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। सॉरी, इसकी अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, ये ऑप्शन गलत दिया है, ठीक है, इसमें आंसर गलत दिया है। भारतीय वन्यजीव बोर्ड की जो अध्यक्षता है वह भारत के प्रधानमंत्री इसके जो है क्या है, अध्यक्ष होते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वनस्पति उद्यान एक प्रकार का कृत्रिम उद्यान होता है। इसमें स्थानिक एवं विदेशी पौधों की संकटग्रस्त एवं विशिष्ट प्रजातियों का संग्रहण किया जाता है। वनस्पति उद्यान का उपयोग बाह्य स्थानीय संरक्षण के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प आपके सही हैं। बाह्य स्थानीय जो संरक्षण होता है उसे एक्स सीटू संरक्षण के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे जो जीव जंतु या पादप होते हैं उन्हें उनके प्राकृतिक आवास से ले बाहर हटा करके उनका संरक्षण किया जाता है, जिसे एक्स सीटू संरक्षण कहते हैं, ठीक है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक उपोष्ण कटिबंधीय परिसंचरण के भीतर है। इसका जो नामकरण है वह मुक्त रूप से तैरने वाली सागरी घास प्रजाति के नाम पर रखा गया है। सारगैसो सागर किसी भूभाग में से आबद्ध नहीं है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सभी विकल्प आपके सरगैसो सागर के बारे में सही है। सरगैसो सागर किसी भू से आबद्ध नहीं है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि ये समुद्र जो है समुद्र के बीचों बीच में स्थित है सरगैसो सागर, ठीक है, किसी भूमि या किसी देश से लगा हुआ नहीं है। तो याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का संबंध किससे है? आर्द्रभूमि से, ओजोन संरक्षण से, वन्य जीव संरक्षण से या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है आर्द्रभूमियों से संबंधित है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की ऐसी सूची होती है जिसके अंतर्गत उन आर्द्रभूमियों को सम्मिलित किया जाता है जिनके अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न है, जहाँ पे जो है प्राकृतिक, जहाँ पे जो है मानवीय हस्तक्षेप के कारण जो है उसकी जैविकता पर वर्तमान में खतरा उत्पन्न है या भविष्य में जो है खतरा उत्पन्न होने की अति संभावना है, उन क्षेत्रों को जो है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत के 2 ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है, जिसमें से एक है लोकटक झील और एक है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इन दोनों को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक जो है आपका लोकटक झील जो मणिपुर में है और दूसरा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो आपके राजस्थान में है, इन दोनों को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR भारतीय वन सर्वेक्षण जारी करता है। भारतीय वन सर्वेक्षण देश के वन संसाधनों का द्विवार्षिक मूल्यांकन होता है। 2019 में जारी रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ISFR भारतीय वन सर्वेक्षण के बारे में सभी विकल्प सही हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है, रेड क्रॉस का जेनेवा में, ह्यूमन राइट वॉच का एम्स्टर्डम में और IUCN का स्विट्जरलैंड में। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ह्यूमन राइट वॉच का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में है। जैसा कि अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए हैं, ह्यूमन राइट वॉच का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में है, न कि एम्स्टर्डम में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान एक अलाभकारी गैर सरकारी वैज्ञानिक शोध संगठन है। इस संगठन का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा से संबंधित समस्याओं का समाधान करना है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है वह सही हैं। सासाकावा पुरस्कार जो पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, निम्न में से किस संस्था द्वारा दिया जाता है? UNEP, WMO, गोल्डमैन फाउंडेशन या फिर UNDP? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, UNEP द्वारा दिया जाता है सासाकावा पुरस्कार, जो पर्यावरण प्रबंधन से संरक्षित है। और इसकी अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय योगदान करने वाले व्यक्ति और संस्थाओं को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यह पुरस्कार किससे रिलेटेड है और किस संस्था द्वारा रिलेटेड है, किस संस्था द्वारा दिया जाता है, यह दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सासाकावा जो पुरस्कार है वह UNEP द्वारा दिया जाता है और पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में यह पुरस्कार व्यक्ति एवं संस्थाओं को प्रदान किया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986। आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है सुमेलित है, 1 2 2 3, 1 3 या फिर 1 2 और 3। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प जो है आपके सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट देखिए,
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हुआ था 1992 में हुआ था। प्रथम कॉप सम्मेलन हुआ था 1995 में और मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था 1987 में। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी। सभी विकल्प आपके सही हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, प्रथम कॉप सम्मेलन 1995 और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कनाडा में हुआ था 1987 में। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देश का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। लाइकेन एक संयुक्त जीव है। लाइकेन कवक के तंतुओं के साथ सहवासित शैवाल से उत्पन्न होता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प जो है सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानसूनी वन बायोम के बारे में सही नहीं है। अधिकांश वनस्पतियां पर्णपाती होती हैं। औसत जो वार्षिक वर्षा है वह 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। वृक्षों की ऊंचाई 20 से 30 सेंटीमीटर होती है। उत्तर पूर्वी भारत में यह वन पाए जाते हैं। आपको बताना है कौन मानसूनी वन बायोम के बारे में सही नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा यह जो है आपकी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम की विशेषता है, न कि मानसूनी वन बायोम की। मानसूनी वन बायोम में जो वर्षा होती है वह 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शुष्क कणिकीय पदार्थ कितने कितने आकार के होते हैं। 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक, 10 माइक्रोन से बड़े, 5 माइक्रोन से बड़े या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 10 माइक्रोन से बड़े। जो सूक्ष्म कणिकीय पदार्थ होते हैं वह 10 माइक्रोन से बड़े होते हैं। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एनजीटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण इसकी स्थापना की गई थी 2010 के अधिनियम द्वारा। यह एक सांविधिक और अर्ध न्यायिक निकाय है। यह प्राकृतिक सिद्धांतों के आधार पर कार्य करता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में सभी विकल्प जो है वो सही हैं। तो यह था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर करिए। और दोपहर तक जो है, सुबह में यह वीडियो आपका अपलोड किया जाएगा। दोपहर तक आपके हिंदी का प्रैक्टिस सेट आएगा और शाम तक जो करंट अफेयर का एमसीक्यू है वह भी आप लोग वीडियो चैनल पे देखने को मिलेगा। और इन सब के लिए प्रॉपर जो है प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जिसमें आर के अब तक है 70 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जा चुके हैं। तो आप लोग जितने वो उस प्ले लिस्ट में जितने वीडियो अपलोड किए गए हैं, जितने प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं, उससे ही बस कर लीजिए अच्छे से। उतना आप लोगों के लिए पर्याप्त है। बाकी अपने नोट्स का रिवीजन करते रहिए। और कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।